अविनाश सर, आपसे जानना चाहेंगे, सेजल राउत जी आरआईएल को लेकर के जानना चाह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म व्यू क्या करना चाहिए, क्या इसमें अभी और ऐड कर देना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आरआईएल पे आपका व्यू क्या है सर? अभी कैसे देख रहे हैं आरआईएल को 1300-1400 रुपये के आसपास? नहीं, मुझे लगता है कि देखिए, अगर इनका नजरिया कम से कम 12-15 महीना है तो डेफिनेटली स्लोली स्लोली थोड़ा यहाँ पे एक्यूमुलेट करिए, क्योंकि मुझे लगता है कि देखिए, अभी खबरें आई है कि रिलायंस वेनेजुएला का ऑयल खरीदेगा। तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि ऑयल की अवेलेबिलिटी और प्राइस में जिस प्रकार का अभी ट्रेंड चल रहा है, इसका डेफिनेटली फायदा रिलायंस को मिलेगा। ऑयल गैस बिजनेस तो अच्छा कर ही रहा है, लेकिन रिटेल और टेलीकॉम बिजनेस भी अच्छी तरह से सेट हो रहा है। चौथी तिमाही भी काफी अच्छी होगी, और मुझे लगता है कि देखिए, इस साल दैट इज 26-27 में होपफुली ऐसा लग रहा है कि रिटेल बिजनेस की वैल्यू अनलॉकिंग होगी। काफी समय से मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं जियो फाइनेंस के बाद रिटेल का टर्न आएगा, और यहाँ पे भी निवेशकों को काफी फायदा होना चाहिए। ओवरऑल मुझे लगता है कि नजरिया कम से कम 8 से 12 महीने रखिए और यहाँ पे निवेशित रहिए। 1400 और 1420 ये लेवल्स है जहां पे मुझे लगता है कि स्लोली स्लोली आप एक्यूमुलेट कर सकते हो। मुझे लगता है कि 1600 का एटलीस्ट नियर टर्म का टारगेट बन सकता है। ठीक, चलिए, ये बात यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को लेकर के निकल के आई है। एक बार जरा बेक्टर फूड दोबारा लेकर के आ जाइए जरा, और यहाँ पर मोमेंटम बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है बेक्टर फूड के अंदर भी, और अब जो है ये 225 के आसपास पहुँचता हुआ 5.25% ऊपर। ये देखिए, एक के बाद एक धुआंधार कॉल निकल करके आई है। तो अंशुल जी और प्रदीप जी दोनों की कॉल काफ़ी शानदार प्रदर्शन करती हुई अभी 5.5% की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। 232 ये भी अपने टारगेट से जो है 6-7-8 रुपये पहले टारगेट से, और ये 232 के आसपास अगर क्रॉस कर गया तो फिर अगली टारगेट 242 के नज़र रखेंगे। उम्मीद ये करते हैं कि मतलब हमारे दोनों विशेष मेहमानों के मंच पर रहते हुए लक्ष्य पूरे हो जाने चाहिए। हो जाए तो अच्छी बात है, ताकि इनसे फिर राय भी ले लेंगे, वरना फिर मैसेज पे मांग ली जाएगी प्रदीप जी से और अंशुल जी से राय कि क्या किया जाए यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं, और दर्शकों की टिप्पणियों में से कुछ एक सवाल और लेने की कोशिश करते हैं। और इस बीच जो है पीएनसी इंफ्रा पे आज काफ़ी सारे सवाल। अच्छा, जो लोग बीएससी को लेकर के या फिर बाकी ब्रोकिंग हाउसेस पे अभी जब ट्रेंडिंग स्टॉक्स पे बातचीत करेंगे तो इसको और शामिल कर लेंगे, तो आप लोग बने रहिए प्रोग्राम में। सर, पीएनसी इंफ्रा, प्रदीप जी आप देख लीजिए जरा, पीएनसी इंफ्रा पे काफ़ी 2-4-6 दिन हो गए, मतलब जो है लगातार क्वेरीज आ रही हैं लोगों की। 239 पर बाय किया हुआ है, जानना चाह रहे हैं शॉर्ट टर्म कट लॉन्ग टर्म दोनों टारगेट। 39 पे लिया है, 212 का भाव आ गया है। क्या व्यू ले रहे हैं सर, क्या सलाह रहेगी? देखिए विपुल जी, ऑलरेडी एक डाउनफॉल हमने देखा है पर्टिकुलर स्टॉक में, एंड जिस तरीके का चार्ट है अभी भी डाउन ट्रेंड में ही है, और नेक्स्ट सपोर्ट एक्चुअली रिसेंटली ब्रेक हुआ है। ऑलमोस्ट सपोर्ट था लास्ट टाइम भी 230 के रेंज, 235 के रेंज पे एक सपोर्ट था, वो भी ब्रेक हो चुका है। सो मुझे लगता है कि नेक्स्ट जो सपोर्ट है वो आसपास में तो नहीं लग रहा है। जो पोटेंशियल सपोर्ट है 184 185 के आसपास ही है। देखिए, एक दो दिन के लिए बात नहीं करेंगे, क्योंकि ट्रेंड ओवरऑल वीकली चार्ट पे, मंथली चार्ट पे, डेली चार्ट पे, तीनों टाइम फ्रेम में ही खराब है। सो व्यू अभी इसमें विपुल जी नेगेटिव ही बन रहा है मेरा। 184 185 के रेंज पे एक सपोर्ट है, उससे पहले तो लगता नहीं कि रुकेगा। किसी को अभी फ्रेश बाय नहीं करना, नो एवरेजिंग, एक बार अवॉइड करने का ही सलाह रहेगा। अगर किसी के पास बाय चांस है ऑलरेडी होल्डिंग पे, सो 184 आपके लिए एक पोटेंशियल स्टॉप लॉस रहेगा, उसके अकॉर्डिंग आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए स्टॉक के साथ। लेकिन फ्रेश बाय इज नॉट अलाउड करेंटली इन दिस स्टॉक। ठीक है, फ्रेश बाय अभी नहीं करना है। अच्छा अंशुल सर, जरा जियो फाइनेंस पे क्या फ्रेश बाय कर सकते हैं? ये हमारे एक दर्शक है, उन्होंने अपनी आईडी बनाई हुई है जस्ट चिल, तो ये जस्ट चिल साहब कह रहे हैं कि जियो फाइनेंस में बाय करके चिल हुआ जा सकता है कि नहीं हुआ सकता है? सर, जस्ट चिल साहब को एडवाइस रहेगी, और पिछले जुलाई से ये एडवाइस है, जस्ट चिल, कुछ नहीं करना है। 320 रुपए से बताते आ रहा हूँ कि एक साल का टाइम वाइज करेक्शन रहेगा। 320 280 की रेंज रहेगी। रेंज थोड़ा सा लोअर एंड में टूटी है, बहुत ज्यादा नीचे नहीं, 250 रुपए तक जा सकता है। बट इवेंचुअली जून जुलाई, अगले जून जुलाई तक, मतलब अभी और यहाँ से भी 4 महीना बचा हुआ है, कुछ भी नहीं होने वाला है। जैसा अविनाश जी ने कहा, रिटेल बिजनेस की अनलॉकिंग जब तक नहीं होती है तब तक रिलायंस के शेयरों में, मतलब रिलायंस मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में है तो उस पर बात नहीं करूंगा, बट इन शेयरों में बहुत जल्दी अभी कोई मोमेंटम नहीं आने वाला। और जैसे जैसे अनलॉकिंग होना स्टार्ट होगी, जियो के आईपीओ की बात थी कि शायद मार्च में आएगा, बट ऐसी अभी कोई सुगबुगाहट दिखी नहीं रही है कि आ जाएगा। तो जैसे जैसे वो अनलॉकिंग स्टार्ट होगी, इन सब शेयर्स में नए हाई बनते हुए आपको दिखेंगे। तो जियो फाइनेंस में नया हाई बनेगा, बट अगले 3-4 महीने कुछ होगा ऐसा लगता नहीं है। और मेरे को नहीं लगता कि इनके पास बहुत कोई पेशेंस होगा कि 1-1.5 साल होल्ड कर सकें। अगर ट्रेडर मानसिकता वाले आदमी है
280 का वेट कीजिए, रेंज के अंदर वापस आने दीजिए, तब आपको 320 क्लियरली दिखने लगेगा। अभी तो फिलहाल कुछ नहीं हो रहा है। इन्वेस्टर हैं तो 250 के आसपास एक्यूमुलेट जरूर कर लीजिएगा। ठीक। और इस बीच बेक्टर फूड्स ने 227 रुपये का हाई यहाँ पर लगाया है, तो बेक्टर फूड्स में मोमेंटम अपने टारगेट के काफ़ी नज़दीक पहुँचता हुआ, तो अच्छा मोमेंटम बन रहा है। नज़रें रखिए यहाँ पर, हालांकि अभी 227 का हाई लगा करके थोड़ा सा हल्का हुआ है। क्या करना चाहिए सर अभी? अंशुल जी बने रहे ना सर 228.50 का हाई लगा है। कुछ कुछ धीरे धीरे मतलब प्याज के ट्रेड को ना प्याज समझना चाहिए, एक एक छिलका धीरे धीरे पील आउट करते जाना चाहिए। ऐसा ना हो एकदम रखे रहें तो सड़ जाए। तो धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी 20-20% पोजीशन अगर पील ऑफ करते रहेंगे, कभी मार्केट एकदम से पलटा भी तो आपके घर से कुछ नहीं जाएगा। तो 228.50 का हाई बनाए, नहीं बुक किए तो होल्ड कीजिए, मिलेगा 232.50, बट एक सीख की तरह लीजिए, थोड़ी थोड़ी पोजीशन पील आउट करते रहना चाहिए। ये बात ठीक है, यहाँ पर जो है नज़र रखें। और चलिए चलते हैं अगले दर्शक का प्रश्न लेने के लिए। और अगली टिप्पणी जो है वो आई हुई है JSW इंफ्रा को लेकर के। अविनाश सर, JSW इंफ्रा, एक तो मैं इस पर आपकी राय जानना चाहूँगा, और दूसरा सर अभी ये जो कोल इंडिया वगैरह जैसे जो शेयर हैं उसमें आपका व्यू अभी क्या है, क्या करना चाहिए, क्या बने रहे सर अभी? देखिए, कोल इंडिया की बात करें तो मुझे लगता है कि जनवरी टू मार्च क्वार्टर काफी इंपॉर्टेंट होता है इनके लिए। और सबसे बड़ी बात, कोल इंडिया में जो डिविडेंड है उसके लिए मार्केट्स वापस एक्सपेक्ट करेगा कि बम्पर डिविडेंड आए, क्योंकि नॉर्मली डिविडेंड यील्ड कोल इंडिया में काफी बेहतरीन आता है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे जिन्होंने इन्वेस्ट किया है पकड़ के रहिए। मुझे लगता है कि डेफिनेटली अगर थोड़ा सा हल्का होता है तो ऐड भी कर सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि जो डिविडेंड स्ट्रिपिंग होती है वो मार्च के रिजल्ट्स के बाद काफी लोग करते हैं। तो ये एक शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म अप्रोच से लेके यहाँ पे काम हो सकता है। नतीजे तो मेरे ख्याल से ठीक ठाक रहेंगे, क्योंकि होपफुली कोल इंडिया का प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है, प्राइसेस भी स्टेबलाइज हो चुकी है। दूसरा स्टॉक कौन सा बोला था विपुल जी आपने? सर दूसरा JSW इंफ्रा, ये तमाम डील वील के बाद ये जितने पोर्ट्स वाले कारोबार वाले हैं, अदानी पोर्ट, JSW इंफ्रा, क्या स्ट्रेटजी इनमें रखे हैं सर? देखिए, मुझे लगता है कि अगर आपका नजरिया थोड़ा सा मीडियम टू लॉन्ग टर्म है तो ही मैं समझूंगा कि JSW इंफ्रा में पैसा लगाइए, क्योंकि देखिए पोर्ट के कंपनीज इतनी आसानी से आते नहीं है। अडानी पोर्ट्स अभी एक वेल एस्टेब्लिश प्लेयर है। JSW का मेरे ख्याल से लिस्टिंग हिस्ट्री काफी कम है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने बहुत अच्छा किया है। और जिस प्रकार से इंडिया का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बढ़ रहा है, प्लस पोर्ट्स की फंडामेंटल जरूरत इंडियन इकोनॉमी को है, JSW इंफ्रा में जरूर पैसा बनेगा। बट आपका नजरिया कम से कम 12-18 महीना होना चाहिए। शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि स्टॉक इतना ना चले, बट मीडियम टू लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है आपके पोर्टफोलियो में ऐड करना है। ग्रुप काफी अच्छा है, बिजनेस काफी वेल पोजिशन किया है, लेकिन नंबर्स को आने के लिए थोड़ा समय लगेगा। तो 12 से 15 महीने की अवधि से लेके अगर कोई खरीदना चाहे तो 250-255 ये रेंज में डेफिनेटली एक्यूमुलेट करें। अभी सर कौन से सेक्टर पे निगाहें हैं आपकी? मतलब बहुत लोग कह रहे हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखें, इंडेक्स को ना छुएं, तो आपकी अप्रोच कौन से, किस तरह के सेक्टर, किस तरह के स्टॉक्स को पकड़ रहे हैं आप? नहीं, देखिए मुझे लगता है जो इकोनॉमी रिलेटेड स्टॉक्स है, डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट्स, मुझे लगता है कि टेक्सटाइल सेक्टर को जरूर देखना चाहिए। मुझे लगता है देखिए अभी तो नंबर्स में उसका रिफ्लेक्शन आया नहीं है, बट अप्रैल टू जून से मुझे लगता है कि गोकुलदास एक्सपोर्ट्स है, अरविंद है, इंडो काउंट है, तो यहाँ पे हमारी नजर है। हमको लगता है कि ये सारी कंपनीज काफी वेल पोजिशनड है। उसके बाद ऑटो सेक्टर में मुझे लगता है कि देखिए तेजी कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि जिस प्रकार का GST का कट हो गया है, रूरल डिमांड बढ़ रही है, इंटरेस्ट कट हो चुके हैं, तो यहाँ पे मुझे लगता है कि अशोक लेलैंड और महिंद्रा एंड महिंद्रा ये डेफिनेटली अच्छे क्वालिफाई करते हैं। महिंद्रा के नंबर्स काफी अच्छे आ गए थे, रिजल्ट्स के बाद शेयर में बिकवाली आई। अशोक लेलैंड के भी नंबर्स बहुत तगड़े आ गए हैं, CV साइकिल वापस इंप्रूव हो रही है, तो यहाँ पे एक अच्छा नजर रख सकते हैं। प्लस होटल्स और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, देखिए ये एक ऐसा सेक्टर है जो बहुत ही एवरग्रीन सेक्टर हम मानते हैं। अक्टूबर टू मार्च इनका सीजन होता है, तो लेमन ट्री, उसके बाद इंडियन होटल्स, चैलेट होटल्स, ये सारी कंपनीज में मुझे लगता है थोड़ा थोड़ा निवेश करिए, अच्छा पैसा बनेगा। और ऑटो कंपोनेंट्स में हमने एक कंपनी हमारे क्लाइंट को अभी बताई थी, दैट इज NRB बेरिंग्स। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग बेट हो सकती है। 280 या 279 का रेट चल रहा है, बहुत ही बेहतरीन नंबर्स आ गए हैं, और मुझे लगता है कि आने वाला साल भी इनके लिए काफी अच्छा रहेगा। तो टू व्हीलर सेक्टर के ऊपर बेट है, क्योंकि ज्यादातर टू व्हीलर और पैसेंजर कार्स को ये सप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे 340-350 का नियर टर्म का टारगेट बन सकता है। तो नियर टर्म में यही स्टॉक्स है जो हमारे फोकस लिस्ट पर। चलिए ठीक है सर। अच्छा, आप आगे बढ़ते हैं। जरा प्रदीप जी, जरा ये बताइए
कि हमारे एक दर्शक हैं ट्रांसफार्मर एंड रेक्टिफायर पर जो है राय जानना चाह रहे हैं। KV1528 के नाम से आईडी बनाई हुई है और कह रहे हैं कि विपुल जी आप बहुत अच्छे लोगों में आते हैं, सभी लोग प्लीज़ इस पर बता दीजिए। तो सर अब अच्छे बुरे का पता नहीं, लेकिन हाँ आपका शेयर को ज़रूर डिस्कस कर लेंगे। सर ट्रांसफार्मर रेक्टिफायर पावर सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी, आपका व्यू क्या रहेगा? अभी इनको क्या करना चाहिए? अब ये नहीं पता इन्होंने किस भाव पे लिया है, ख़रीदना चाह रहे हैं, बेचना चाह रहे हैं। सवाल थोड़ा सा डिटेल में अगर आप लोग रखें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आपका व्यू प्रदीप जी? देखिए विपुल जी, मुझे लगता है कि अभी भी टाइम लगेगा इसको ऊपर आने के लिए। एटलीस्ट जब तक 325 330 को ब्रेक नहीं हो जाता हमारा बाई सिग्नल पे रडार पे आएगा नहीं, क्योंकि अभी भी टॉप से देखेंगे नियर अबाउट 50% से भी ज्यादा नीचे करेक्शन हो चुका है। अब क्या होता है इतना करेक्शन के बाद और ज्यादा करेक्शन एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ करेंट जोन से, लेकिन एक कंसोलिडेशन रेंज के अंदर फंसा रहेगा, तो स्ट्रेंथ ज्यादा इसमें है नहीं। और जहां पे मार्केट में स्ट्रेंथ है नहीं, जबरदस्ती बाय करने का कोई मतलब है नहीं। और प्रॉब्लम उन लोगों का है जिन्होंने स्टॉप लॉस भी मेंटेन नहीं किया है, तो वो लोग फंसे रहेंगे नेक्स्ट 4-6 महीना। मुझे लगता है कि अभी तो आपको यहाँ पे ना एवरेज करना चाहिए ना ही बाइंग करना चाहिए। एक बार जो रिसेंट जो डीप लगाया था स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस आपको 238 235 के आसपास मेंटेन करना चाहिए। और अगर आप अभी तक बने हो तो बिल्कुल बने रहिए, क्योंकि इतना नीचे आ गया है रिसेंटली, तो मैं लॉस बुक करने का भी सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि हो सकता है कि एक बार पुल बैक आपको 295 300 तक आ जाए। लेकिन 325 ब्रेक जब तक नहीं होगा ना, 325 330, तब तक यहाँ पे नेक्स्ट रैली नहीं आएगा। तो इसीलिए अभी फिलहाल यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, इग्नोर करने का ही सलाह रहेगा। ऑलरेडी फंसे हुए हो तो एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और बने रहिए। चलिए ठीक है, ये राय आपके लिए है। अंशुल सर, आपके लिए जो सवाल आया है वो है टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल को लेकर के, और ये जानना चाह रहे हैं शिवम जी। शिवम जी कह रहे हैं कि 374 पे इसमें ब्रेकआउट आया था, अंशुल जी ने सजेस्ट किया था, अभी 415 जा रहा है या मुझे पहले सेल कर देना है। और जो महत्वपूर्ण बात लिखी है कि MTF पे लिया हुआ है, तो ये MTF पे ले करके इन्होंने ख़रीदा हुआ है, तो क्या सलाह देंगे? MTF पे सर सजेस्ट करेंगे आपकी, मतलब ले करके जो लोग काफ़ी लोग ट्रेड करते हैं, आपका व्यू क्या है इस पर? और इसी को लेकर अभी आज खबर भी है सर जी। तो पहली चीज देखिए, या तो कोई गलत फहमी हुई है या कुछ इनने गलत सुना है, या ये किसी और अंशुल जैन की बात कर रहे हैं, क्योंकि मैं टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल कभी नहीं बाई सजेस्ट करता हूँ। पुल बैक में 378 387 आ सकता है, इतना मैंने सजेस्ट किया था। और अगर 387 निकला तो 50 वीक मूविंग एवरेज उस समय जब सवाल पूछा होगा तब भले 314 पे होगा, अब नीचे सरकते सरकते 399 पे आ चुका है। तो यहां तक का पुल बैक जरूर आ सकता है, बट कभी बाइंग की कोई सलाह नहीं रही है। और इसके उलट TMCV पे हमेशा ये सलाह रही है कि टारगेट लगाने की जगह ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के सहारे चलते रहिए। तो अभी भी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 448 का बना हुआ है, 484 स्टॉक चल रहा है। और एनी डे आप यहाँ से 6-8 महीने आगे या 1-2 साल आगे भी पकड़े तो TMPV से ज्यादा रिटर्न्स आपको TMCV देता हुआ दिखेगा। हमें हिस्टोरिकली भी टाटा मोटर में कमर्शियल व्हीकल ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया है बजाय पैसेंजर व्हीकल के। अगर है तो 399 तक के लिए रखे रहिए। कोई अभी रिवर्सल ऐसा तो नहीं दिख रहा है आते हुए 50 वीक मूविंग एवरेज प्रिसाइजली, क्योंकि 2 हफ्ते बाद बात करेंगे तो वो और 2-3-4 रुपए नीचे आ चुका रहेगा। तो लेवल की जगह 50 वीक मूविंग एवरेज को आपको टारगेट के तौर पे लेना चाहिए। दूसरा, एक पुराने जो दर्शक का सवाल था प्रदीप जी के लिए कि आप लोग बहुत अच्छे लोग हैं, इस पे सर एक अपडेट दे दूं। बंबई पहुंचने के बाद प्रदीप जी अच्छे लोगों में तो नहीं रह गए हैं, हो गई है। अच्छा, यहाँ तक बात मामला पहुँच गया है, क्या ही मतलब कहा जाए। मैं तो थोड़ा टिप्पणी करने से बचता हूँ, लेकिन क्या ही कहा जाए सर। चलिए खैर ठीक है सर।